एक तो ये कि जो ये सेपरेटिस्ट पार्टीज हैं, ये क्या किसी डिजाइन के तहत इनको अलाउ किया गया है? ये अभी जो है ना वाजे होना है 8 अक्टूबर के रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि इतनी सादा बात नहीं है। हम जानते हैं पाकिस्तान हो, इंडिया हो, दुनिया में कोई भी स्टेट हो, वो क्या इस तरह सेपरेटिस्ट लीडर्स को अलाउ करती है इलेक्शन लड़ने के लिए? अब ये एक जो है ना वो ट्रिकी बात है कि इनको अलाउ क्यों किया गया है। कि क्या वाकई ही अब जो कश्मीर का एक आम कश्मीरी वोटर है उसके सामने ज्यादा बड़ी बात यह है यार, और कुछ नहीं मिलना तो कम से कम आर्टिकल 370 ही बहाल बहाल हो जाए, 35A ही बहाल हो जाए। तो पहले तो अपनी लड़ाई को इस हद तक रखो कि 370A को रिस्टोर करवा। अब 370A को रिस्टोर कराने की बात तो ये सेपरेटिस्ट पार्टीज भी कर रही हैं, जो उमर अब्दुल्ला हैं वो भी कर रहे हैं, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है PDP वो भी कर रही है सर। तो कश्मीरी वोटर्स जो हैं वो दिखाई दे रहा है कि वो पहला अपना हदफ चाह रहे हैं यार, और तो बाकी बातें छोड़ो, बात की बातें हैं, लंबी बातें हैं, कौम मुत्तहिदा की करारदादें, रेफरेंडम हो जाए। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तो इस टाइम कश्मीर में ये है, जो हर कश्मीरी की डिमांड है, इसमें ये नहीं कि वो कश्मीरी तरफ रुझान रखता है, इंडिया को मान रहा नहीं मान रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, इंजीनियर रशीद का है, वोट भी देना चाहता है, नहीं देना चाहता, वो है उनका स्टेट हुड बहाल कर दिया। यानी कश्मीर की जो स्टेट की हैसियत थी, रियासत की हैसियत थी, उसको रिस्टोर कर दिया जाए। और ये मैंने देखा है डॉक्टर साहब, ये कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित कोई भी वहां पर है, वो पहली चीज ये कह रहा है यार जितना जल्दी होए हमारा स्टेट हुड हमें वापस कर दो। Viewers, ladies and gentlemen, welcome to another episode of Reality Bites। मैं हूं समीर अहमद और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब उमर जावेद साहब, हु इज़ अ रिसर्च एनालिस्ट, हिस्टोरियन यानी मौरख भी हैं, ऑथर भी हैं और टेलीविजन जर्नलिस्ट भी हैं। उमर जावेद साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कश्मीर में होने वाले हालिया इलेक्शंस के ऊपर। उमर साहब, आपसे मेरा पहला जी सवाल ये है कि ये बताइए कि ये जो इलेक्शंस हैं इसकी हमें थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दीजिए कि ये 10 साल के बाद हो रहे हैं, 2019 के बाद हो रहे हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और इस इलेक्शन में टर्न आउट वगैरह के एतबार से इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। जी डॉक्टर साहब, इसमें ऐसे है कि एक तो ये 2014 के बाद 10 साल बाद हो रहे हैं कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली के इंतखाबात, जिसको आप कश्मीर की वहां विधानसभा बोला जाता है, स्टेट असेंबली कह लें, अब तो खैर यूनियन टेरिटरी है। 10 साल बाद हो रहे हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल से ये इलेक्शन 1987 के बाद सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि 1987 में जो इंडियन कंट्रोल्ड जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए थे, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थे। उन इलेक्शंस में पाकिस्तान नहीं, यानी मैं पाकिस्तान के उस वक्त की गवर्नमेंट या मीडिया स्टेट की बात नहीं कर रहा, जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स थे, इंटरनेशनल उस वक्त का मीडिया था, उन्होंने भी कहा था कि इन इलेक्शंस में धांधली के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, यानी राजीव गांधी और कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, इन्होंने बिल्कुल तमाम अगले पिछले धांधली के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और खुद ये दोनों अलायंस में आकर इन्होंने गवर्नमेंट बना ली थी। अब हुआ क्या था, इसकी अहमियत थी क्या? 87 के बाद फिर जो जो मिलिटेंसी है कश्मीर में, क्योंकि इसमें जो अलग एक इतिहाद बना हुआ था, इस इतिहाद को जब हराया गया MOU के नाम से, तो इसके बाद इन्हीं में से बहुत से लोग मिलिटेंट्स बन गए थे। इन्होंने फिर वो कश्मीर के इलेक्शंस पर एतबार करना छोड़ दिया था। बड़ी मिसालें इसकी सलाउद्दीन जैसे बंदे हैं, जो खुद 87 में इलेक्शन भी लड़े थे, लेकिन वो उनमें जो धांधली का इल्जाम लगे उसके बाद इन्होंने मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार कर लिया। जमात इस्लामी जैसी पार्टीज जो हैं वो 87 से पहले इलेक्शन लड़ती थी, जमात इस्लामी कश्मीर की बात करो, 87 के बाद इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। यानी 87 एक जो है वो माइलस्टोन था। अब क्या अहमियत है, अब ये क्यों अहम है कि इसमें 87 के बाद पहली मर्तबा जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं 2024 में, दो फेजेस हो गए हैं। यानी जम्मू कश्मीर की 90 सीट्स है, 43 सीट जो है वो जम्मू के इलाके की हैं और 47 जो कश्मीर की वैली की हैं। इनमें अब 87 के बाद पहली मर्तबा जमात इस्लामी के कैंडिडेट भी हिस्सा ले रहे हैं। जमात इस्लामी कश्मीर पर वैसे पाबंदी है, मोदी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, लेकिन ये आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और फिर जो इंजीनियर रशीद हैं, इनकी पार्टी जो है वो इमामी इत्तेहाद पार्टी, इसकी इन इलेक्शन में बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि इंजीनियर रशीद जो है वो एक सेपरेटिस्ट लीडर रहे हैं, इंडिया से अलहदगी की बात करने वाले लीडर रहे हैं। 5 साल से तिहाड़ जेल दिल्ली में थे ये। इनको अब जमानत पर छोड़ा गया है, और अब इनकी पार्टी भी इन इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, जो माजी की सेपरेटिस्ट पार्टी पार्टी रही है।
और हम्म। इंजीनियर रशीद का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी जो इलेक्शंस जून में हुए हैं वहां लोकसभा में, वहां की नेशनल असेंबली में, उसमें इंजीनियर रशीद ने शिकस्त दी है उमर अब्दुल्ला को, और खुद वो लोकसभा के मेंबर बने हैं। तो ये कहा जा रहा है, ये बात कश्मीर में कही जा रही है यार, ये इंजीनियर रशीद को किस तरह अचानक जमानत भी मिल गई, इलेक्शन भी जीत गए, और इन इलेक्शंस में जो वहां लेजिस्लेटिव असेंबली के हो रहे हैं इनमें भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस वजह से हमें नजर आ रहा है कि अब की मर्तबा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल के बरखिलाफ वादी के अंदर भी अच्छी भली तादाद में लोग जो है वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इंजीनियर रशीद और ये जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, ये 370 को वापस लाने की बातें कर रहे हैं, 35A को वापस लाने की बातें कर रहे हैं। तो माजी के बरक्स 87 से इनमें बात करूं अगर, तो उसके मुकाबले में इस दफा अवाम की पार्टिसिपेशन हमें नजर आ रही है इन वजूहत की बिना। उमर, ये बताइए कि इस लिहाज से तो फिर ये इलेक्शन ना सिर्फ बहुत अहम है, बल्कि ये लग रहा है कि इन सेपरेटिस्ट पार्टीज की पार्टिसिपेशन की वजह से क्या हम ये भी कहने पर मजबूर होंगे कि अब इनका भारत पर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एतमाद बहाल हो रहा है। ये डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए अपनी स्ट्रगल को शेप कर रहे हैं, और अब जब सेपरेटिस्ट खुद इलेक्शंस लड़ रहे हैं तो फिर वो सेपरेटिस्ट तो ना रहे ना। आपकी बात किसी हद तक सही है डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इसमें ना दो बातें जो हैं वो अहम हैं, खटक रही हैं। एक तो ये कि जो ये सेपरेटिस्ट पार्टीज हैं, ये क्या किसी डिजाइन के तहत इनको अलाउ किया गया? ये अभी जो है ना वाजे होना है 8 अक्टूबर के रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि इतनी सादा बात नहीं है। हम जानते हैं पाकिस्तान हो, इंडिया हो, दुनिया की कोई भी स्टेट हो, वो क्या इस तरह सेपरेटिस्ट लीडर्स को अलाउ करती है इलेक्शन लड़ने के लिए? अब ये एक जो है ना वो ट्रिकी बात है कि हम्म। इनको अलाउ क्यों किया गया है। और दूसरी बात ये कि क्या वाकई ही अब जो कश्मीर का एक आम कश्मीरी वोटर है उसके सामने ज्यादा बड़ी बात यह है यार, और कुछ नहीं मिलना तो कम से कम आर्टिकल 370 ही बहाल बहाल हो जाए, 35A ही बहाल हो जाए। तो पहले तो अपनी लड़ाई को इस हद तक रखो कि 370A को रिस्टोर करवाना। अब 370A को रिस्टोर कराने के बाद तो ये सेपरेटिस्ट पार्टीज भी कर रही हैं, जो उमर अब्दुल्ला हैं वो भी कर रहे हैं, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है PDP, वो भी कर रही है सारा। तो कश्मीरी वोटर जो हैं वो दिखाई दे रहा है कि वो पहला अपना हदफ चाह रहे हैं यार, और तो बाकी बातें छोड़ो, बात की बातें हैं, लंबी बातें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, रेफरेंडम हो जाए, फला एक अस्तवा राय हो जाए, वो बातें बात की हैं। पहले एटलीस्ट 370 को तो रिस्टोर करो। तो ये हम्म। दो जो है ना वो बातें हैं। बाकी आपकी ये बात वाकई बड़ी अहम है कि 87 के बाद पहली मर्तबा जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स भी और माजी के सेपरेट लीडर्स भी, देखें बरकती एक लीडर है, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। बरकती एक है जो जेल में बैठा हुआ है, ठीक है जी, हम्म। जेल में बैठा हुआ है, और गंदरबल के इलाके से वो उमर अब्दुल्ला का मुकाबला कर रहा है। गंदरबल की सीट जो है ये अब्दुल्ला फैमिली की पुरानी सीट है वैली के अंदर। अब बरकती वो है जिसने जो बुरहानी की हलाकत कश्मीर में हुई थी, उस इंडियन फौज ने किल किया था, वो उसके प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता था बरकती। आज वो बरकती भी इलेक्शन लड़ रहा है। अब हम्म। इलेक्शन लड़ने का मतलब कि उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलाउ किया तो वो इलेक्शन लड़ रहा है। तो उमर ये उमर, ये देखना बताइए, पड़ेगा ये। उमर, आपने जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि ऑब्वियसली भारतीय जो स्टैब्लिशमेंट है या जो सरकार है, जाहिर है उसकी मर्जी से ही ये कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या इनके इलेक्शन लड़ने में पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट की रजामंदी भी कहीं ना कहीं शामिल होगी? मेरा नहीं ख्याल। अगर आप सीधे तौर पर पूछेंगे पाकिस्तानी स्टेब्लिशमेंट का कोई इस तरीके इल्जाम तो वहां लगते हैं, इल्जाम तो वहां इस तरह के लगते हैं जी, ये नूर रशीद पाकिस्तान की प्रॉक्सी है, या ये अवामी इत्तेहाद वाले जमात इस्लामी। लेकिन इस तरह पाकिस्तानी स्टेब्लिशमेंट कहे कि यार इलेक्शन में उतर जाओ, मेरा मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान को तो ये सूट करता जो हुर्रियत की कॉल थी जी, सिरे से ही बाइकआउट करो, मानो ही ना, टर्न आउट ही कम रहे, ऐसा हम्म। हो नहीं रहा। टर्न आउट कम हो नहीं रहा वहां। अगर हम बहुत थरोली देखें, वहां के कश्मीर के गली मोहल्लों के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं, वहां से वीलॉग्स कर रहे हैं, बरह रास्त वहां की आवाम से बातचीत कर रहे हैं, वहां के स्ट्रीट में काम करने वाले, ठेले में काम करने वाले नौजवान, स्टूडेंट, दुकानदार, वो भी इस मरतबा वोटिंग कर रहे हैं, वो भी इस मरतबा वोटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान का स्टैंड डॉक्टर साहब, जो सच्ची बात है, बहुत कंफ्यूजन का शिकार है 2019 के बाद। उस पर हम्म। आप अगर स्पेसिफिक कुछ सवाल करना चाहे तो फिर मैं उस तरफ। मैं उस पर आता हूँ और वोटर टर्नआउट पे आता हूँ जिसका आपने हवाला दिया, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या हम आपकी गुफ्तगू से ये मतलब लें
कि अगर सेपरेटिस्ट इलेक्शन का हिस्सा बन रहे हैं, जमात इस्लामी इलेक्शन का हिस्सा बन रही है, तो क्या ये पाकिस्तानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ ये कर रहे हैं? हालांकि तारीखी तौर पर तो ये अक्सर हमारी पॉलिसी के साथ अलाइन करते रहे हैं। इसमें डॉक्टर साहब एक्चुअली ये होता है कि जो ये तासुर होता है ना कि एस्टेब्लिशमेंट किसी को चाबी दे देगी और वो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक इस तरह जो है वो खिलौने की तरह काम करना शुरू कर देगा, ये इस तरह भी बात नहीं होती। जो वैली के अंदर, वादी के अंदर खुद जो सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स करने वाले पॉलिटिशियंस अभी इलेक्शन लड़े हैं, वो पहले अपने हालात भी देखते हैं। अगर वो किसी स्टेब्लिशमेंट की लाइन को टो कर रहे हैं, बिलफर्ज मिसाल दे रहा हूं, ऐसा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इंजीनियर रशीद या जमात इस्लामी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो वहां इलेक्शन लड़े हैं, अगर वो पाकिस्तानी स्टेब्लिशमेंट की लाइन को टो कर रहे हैं, फॉलो कर भी रहे हैं, तो सबसे पहले उनके सामने कश्मीर की ऑब्जेक्टिव रियलिटीज भी हैं। क्योंकि इंजीनियर रशीद की पार्टी को या जमात इस्लामी को इस मरतबा पता है कि यार अवाम वोट देने के लिए तैयार है, अगर हम फिर बाइकआउट कर कर बैठ गए, नुकसान हमारा ही होना है। अगर हमने बाइकआउट का ऐलान कर दिया, लोगों ने उस पर नहीं अमल करना, लोगों ने वोटिंग करनी है, तो हमें नुकसान होगा। बजाय इसके नुकसान करने के खुद बाहर निकलो, हिस्सा लो, देखो कि तुम्हारी कितनी अहमियत। अच्छा उमर, बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं उनकी रिपोर्टिंग के मुताबिक, जिसमें बीबीसी, रॉयटर्स वगैरह सब शामिल हैं, रिकॉर्ड टर्न आउट आ रहा है वोटिंग का। क्या आप अग्री करते हैं? और क्या ये अगेन इज दिस सिंबलाइजिंग कॉन्फिडेंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन डेमोक्रेसी? देखिए डॉक्टर साहब, ये जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का टर्न आउट होता है ना, बड़ा ट्रिकी होता है। जिस तरह 2014 के इलेक्शन जो आखिरी थे, इसमें 65 था, 2008 में 61 था, 2002 में भी 43 था, 96 में 53 था। ये इस तरह कर तो लेते हैं, लेकिन इस मर्तबा जो जनरली नजर आ रहा है, जिस तरह आपने खुद बड़े अच्छे हवाले दिए, जो इंटरनेशनल मीडिया है जिसका ना इंडिया, जो ना इंडिया की लाइन फॉलो करती है ना पाकिस्तान की, इस मर्तबा वो ही बता रहे हैं। 3 फेजेस में से 2 फेजेस के इलेक्शन हो चुके हैं, यानी एक 18 सितंबर को फर्स्ट फेज का 24 सीटों के लिए, और दूसरा 25 सितंबर को 26 सीटों के लिए। इन दोनों में टर्न आउट 55% प्लस गया है। अब ये 55% प्लस टर्न आउट, ये जेन्युइन टर्न आउट की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं वो नहीं कह रहा जो एक जमाने में ये भी होता था जी, वहां की मुकामी जो इंतजामिया है, लोकल एग्जेक्टिव है, वो इंडियन फौज की मदद से टर्न आउट को जरा थोड़ा सा एक्सलरेट कर कम लेती थी, करते बढ़ा थे। लेती थी। इस मरतबा ये जेनुअनली कहा जा रहा है अब तक के 55% प्लस जो है वो टर्न आउट हुए। आप यहां से देखें डॉक्टर साहब, मीर वाइज उमर फारूक को बयान देना पड़ा है कि हम मानते हैं हमारी बाइकआउट की कॉल का असर नहीं हुआ, उसके बावजूद हम रेलिवेंट है। खैर, वो तो एज सियासतदान बात कर रही है, यानी वो भी मान रहे हैं इस मरतबा कि यार है, हम मानते हैं कि हमारी बाइक हुरियत की बाइकआउट कॉल का उस तरीके से असर नहीं हुआ। इसका मतलब कि जेनुअनली वहां के लोग जो है वो वोट कास्ट कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है उमर के जो यूथ टर्न आउट है वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड है इस मर्तबा। आप अग्री करेंगे? मैं बिल्कुल अग्री करूंगा, क्योंकि ये कश्मीर का वो यूथ है कि जारी बात है, जिसको इतना ज्यादा पुरानी हिस्ट्री का नहीं पता। उसको नहीं पता कि क्या शेख अब्दुल्ला ने क्या किया, नेहरू ने क्या वादा किया, आर्टिकल 370 कैसे आया, 335 आर्टिकल में क्या था, कश्मीर में किस तरह के वादे वहीद किए गए। आज का कश्मीरी यूथ, यानी पोस्ट 1991 जिसका मैं बात करूं, वो जो है उसके सामने 3 4 मसले हैं। सबसे पहले उसको अच्छी तालीम चाहिए, उसको अच्छा रोजगार चाहिए, उसको माशी सिक्योरिटी चाहिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी चाहिए, जॉब के हालात चाहिए, बिजनेस के हालात चाहिए। वो चीजों को इस प्रोस्पेक्टिव में देख रहा है जो कश्मीरी यूथ वाला है। उसको उसको जारी बात है, इतनी पुरानी बातें कि हुरियत की पॉलिटिक्स क्या रही है, जमात की क्या रही है, अली शाह गिलानी क्या करते रहे, उसको इन बातों का ज्यादा इदराक नहीं है। उसके सामने अपने मसाइल हैं, अपने इश्यूज हैं। तो जाहिर बात है जो पार्टीज, खास तौर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, उमर अब्दुल्ला जिस तरह की बात कर रही है, या महबूबा मुफ्ती की बेटी जो इल्तिजा मुफ्ती है, इस मरतबा वो बहुत एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है, वो इसी तरह की बात कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, कश्मीरी यूथ को यह भी पता है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बहुत करप्ट है। जो पीडीपी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती की, या नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की, इन्होंने माजी में कुछ भी नहीं किया कश्मीरी कश्मीरी लोगों के लिए, कश्मीरी यूथ के लिए, लूट मार के अलावा। इसलिए इस मरतबा ये यूथ का हमें वोटर टर्नआउट अच्छा भला सेपरेटिस्ट लीडर्स के पलड़े में भी जाता दिखाई देगा। इंजीनियर रशीद जो है वो यूथ को कैटर करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, फेयर एनफ। ये बताइए उमर
कि वंस ये इलेक्शंस हो जाते हैं, इसका रिजल्ट आ जाता है, हम अक्टूबर के मिडिल तक पहुंच जाते हैं, तो जो नई लीडरशिप इलेक्ट होके आती है उसके लिए सबसे अहम चैलेंजेस क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो इस टाइम कश्मीर में ये है जो हर कश्मीरी की डिमांड है। इसमें ये नहीं कि वो कश्मीरी किस तरफ रुझान रखता है, इंडिया को मान रहा नहीं मान रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, इंजीनियर रशीद का है, वोट भी देना चाहता है नहीं देना चाहता है। वो है उनका स्टेट हुड बहाल कर दिया जाए। यानी कश्मीर की जो स्टेट की हैसियत थी, रियासत की हैसियत थी, उसको रिस्टोर कर दिया जाए। और ये मैंने देखा है डॉक्टर साहब कि ये कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित कोई भी वहां पर है, वो पहली चीज ये कह रहा है, यार जितना जल्दी होए हमारा स्टेट हुड हमें वापस कर दो। क्योंकि कश्मीर की खुद अपनी एक हिस्टोरिकल रही है, शिनाख्त रही है, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी रही है, मुनफरिद आइडेंटिटी रही है, जो सदियों से स्टेट का 500-600 साल से उसका तस्वर है। अंग्रेजों के दौर में भी वो अलग स्टेट के तौर पर रही है। सबसे पहले तो वो स्टेट हुड अपना मांगती है। अब इसको मांगने में क्या है कि कश्मीर में अभी एलजी, एलजी से मुराद लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो दिल्ली का होता है, एक तो होता है ना गवर्नर होता है, उसके पास पावर्स कम होती है, लेकिन जो एलजी होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं, जिस तरह कश्मीर में अभी एलजी सिस्टम है। तो सबसे पहले तो जो पार्टी भी जीतेगी, कामयाब होगी, चाहे वो कोई भी हो, एनसी हो या उसके बाद ये सेपरेटिस्ट हो, उनकी पहली डिमांड होगी जी कि एलजी की पावर्स को कम किया जाए और स्टेट हुड को रिस्टोर किया जाए। ये ऐसी डिमांड है जो मुझे हर तरह की पार्टी से मावरा, कश्मीर, हर तरह के बंदे वहां कर रहे हैं। अच्छा, फेयर एनफ। ये बताइए उमर की, जो ये इलेक्शंस हो जाएंगे और उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे, तो इसका भारत और पाकिस्तान दोनों की अमूमी सियासत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, बरह रास्त असर तो जरी बात है, टू बी वेरी रियलिस्टिक, भारत पर ही पड़ेगा ना। बरह रास्त तौर पर देखना होगा कि 8 अक्टूबर को रिजल्ट आए हैं, उसमें किस तरह की पार्टीज जो है वो आई हैं। क्या एनसी आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आ रही है, जिसको जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जरी बात है माजी में बीजेपी का भी हिस्सा रही है, कांग्रेस का भी हिस्सा रही है। या अगर सेपरेटिस्ट आ गए हैं तो बीजेपी फिर ये देखेगी कि बीजेपी का चूंकि स्ट्रांग होल्ड जम्मू में है, जो जम्मू की 43 सीट्स है, वहां पर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है रवायती तौर पर, हिस्टोरिकली। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जम्मू की ये 43 सीट्स में से 35 सीट्स लाई जाए, और फिर वादी के अंदर जीतने वाले जो 15-20 सीटों की जरूरत पड़ेगी, 90 का हाफ यानी 46 सीटें चाहिए होती हैं, 30-35 बीजेपी चाहिए हमारे पास हो, और बाकी जो वैली के अंदर जीतने वाले लोग हैं उनसे बात करके कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की बना ली जाए। ये बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये समझ रही है उमर अब्दुल्ला की कि वादी के अंदर हम 47 में से अक्सर सीटें जीतेंगे, और कांग्रेस जम्मू में थोड़ा बहुत कुछ 10-12 सीटें ले आएगी, तो हम 45 प्लस करके कोई जुगाड़ कर लेंगे हुकूमत बनाने का। तो बरह असर तो इसका भारत को होगा। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जिस तरह मैंने आपको पहले ही कहा डॉक्टर साहब की, 2019 में जब मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 खत्म किया था, 35A खत्म किया था, तो पाकिस्तान में इस चीज को बड़ा कंडेम किया गया था कि क्यों आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया। तब भी कई न्यूट्रल लोगों ने कहा था यार कि पाकिस्तानी स्टेट ने या एस्टेब्लिशमेंट ने तो आर्टिकल 370 को शुरू से ही नहीं माना था। यानी जब वो हरी सिंह ने मुआहदा किया नेहरू के साथ, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन हुई, या शेख अब्दुल्ला को 370 के तहत जो वहां ताकत दी गई, पावर दी गई, पाकिस्तान की स्टेट ने, एस्टेब्लिशमेंट ने तो उसको माना ही नहीं। ये आर्टिकल 370 को तो हम मानते नहीं। अब जब ये आर्टिकल 370 खत्म हुआ है, तो ये कहा गया जी सबसे पहले आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाए। तो ये थोड़ी सी जो है ना, वो हमें इस तरफ कंफ्यूज नजर आती है कि यार आर्टिकल 370 को अब मानते नहीं थे, अब खत्म किया गया, अब उसको रिस्टोर करने की बात क्यों कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पर तो इसलिए उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, एक इम्पैक्ट आएगा, वो ये कि जब हमारे सामने फर्स्ट फर्स्ट अक्टूबर जब लास्ट फेज है, थर्ड फेज की वोटिंग है, उसके बाद हतमी तौर पर वोटर टर्नआउट सामने आएगा। 8 अक्टूबर के रिजल्ट तक वोटर टर्नआउट सामने आएगा, तो फिर हमें समझ आएगी बात कि यार अगर तो वहां 60-65% लोगों ने उस सिस्टम के अंदर रहते हुए वोटिंग की है, तो फिर जाहिर बात है वहां पर हुर्रियत की जो पॉलिटिक्स है, या ये दोबारा से मुतालबे या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही हल किया जाए, वो चीज कमजोर होगी। हम्म। फिर मेरा आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन। मेरा जो अगला सवाल आपसे है वो इसी से रिलेटेड है, जो आखिरी पॉइंट आपने रेज किया। इन इलेक्शन से पहले भी भारत का तो यही स्टांस रहा है कि कश्मीर के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस जो हैं वो इररेलेवेंट हो चुके हैं।
तो अब इलेक्शंस के बाद अगर 65% तक टर्न आउट आ गया, जिसके हमारे पास तमाम अंदाजे और अंदिये तो मौजूद हैं, तो फिर क्या इस बात में मजीद वजन पैदा नहीं होगा? देखिए, इस बात में डॉक्टर साहब बिल्कुल वजन पैदा होगा। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि ये अब जो 65% टर्न आउट है, इसमें से अक्सरियत का मैंडेट किसकी तरफ जाता है? यानी अगर तो वो इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी वहां कामयाब हो जाती है, जमात इस्लामी वहां कुछ सीटें निकालने में कामयाब हो जाती है, फिर जाहिर बात है, अगर तो ये गेम प्लान नहीं है, अगर तो ये मोदी और बीजेपी का गेम प्लान नहीं है कि जमात इस्लामी और इंजीनियर रशीद जाएं और जाकर पीडीपी का यानी महबूबा मुफ्ती का वोट तोड़े या उमर अब्दुल्ला की पार्टी का वोट तोड़े, अगर तो ये गेम प्लान नहीं है, तो फिर तो ऑफ कोर्स दिल्ली के लिए भी ये इशू करेंगे ना। अगर तो ये गेम प्लान नहीं है सेपरेटिस्ट जीतने वाले, तो ये अगर तो वहां, देखिए सादा बात है, अगर तो वहां एनसी जीत गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की, जिनका अलायंस भी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, अगर तो ये तहाज जीत गया, फिर तो ये बात बिल्कुल जो है वो एक समझ आएगी। फिर तो ये बात कि यार वाकई वहां के लोगों ने ना वहां सेपरेटिस्ट को वोट डाले हैं, ना जमात इस्लामी को, ना इंजीनियर रशीद को, उन्होंने ऐसी पार्टीज को ही वोट डाले हैं जो अल्टीमेट तौर पर इंडिया के साथ ही रहना चाहती है, बेशक खुद मुख्तारी के साथ या 370 के साथ, लेकिन वो आजादी नहीं चाहती, फिर तो बात समझ आ जाएगी। लेकिन अगर फ्रैक्चर्ड सा मैंडेट हुआ, जमात इस्लामी के कैंडिडेट भी जीत गए, इंजीनियर रशीद के कैंडिडेट भी जीत गए, फिर जारी बात है ये सूरत हाल दिल्ली के लिए, मोदी सरकार के लिए भी इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगी। हम्म। अच्छा उमर, अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम कुछ पाकिस्तान स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। वो ये, पहला सवाल ये कि हमारे यहाँ अक्सर कश्मीर के लिए हम फिक्रमंद रहते हैं कि वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं। वहाँ पर जब इलेक्शंस होते हैं तो मैसिव इलेक्टोरल रिगिंग होती है, बास पार्टीज को इजाजत नहीं दी जाती इलेक्शंस लड़ने की, वगैरह वगैरह। तो भारत से अक्सर फिर ये ऑब्जेक्शन उठता है कि पाकिस्तान तो जहां खुद 3, 3.5 या 4 मार्शल लॉज लग चुके हैं, जो अपने मुल्क में तो जमहूरियत इंट्रोड्यूस करा नहीं सके, उनको कश्मीरियों की इतनी फिक्र क्यों है? ये आप बिल्कुल सही बात कर रही है डॉक्टर साहब। हमारे यहाँ कश्मीर को बिल्कुल और एंगल से जो है वो पेश किया गया है। कश्मीर की जो इनर डायनामिक्स रही है, अंदरूनी सूरत हाल रही है, उसके बरखिलाफ बिल्कुल जो है हम और तरीके से चीजों को पोर्ट्रे करते आए हैं। बल्कि आप सच पूछें तो हमारे यहाँ जो जो कश्मीर का हिस्सा है, वहां पर जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं, वहां पर जिस तरीके से मुदाखलत होती है, पार्टीज बनाई जाती हैं, जो पाकिस्तान का जेर असर कश्मीर है, जेर कंट्रोल कश्मीर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आप यकीन करें, बल्कि मैं अपने किसी सेमिनार में भी कह रहा था कि जिस तरह वहां पर वो उमर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या मुफ्ती महबूबा आकर सिर्फ उनको लूट मार की परमिशन होती है, हमारे यहाँ क्या हुआ है? मतलब कि मैं अब नाम लेता अच्छा नहीं लगता, लेकिन आजाद कश्मीर में जिस तरह के बंदे पाकिस्तानी प्रेसिडेंट बने हैं, कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए लूट मार करने के अलावा, बाकी लूट मार करने के अलावा और जो है वो क्या किया? तो ये आपकी बात सही है। कश्मीर में हम एक्चुअली बहुत इमोशनल चीजों को देखते हैं, जो चीजें वहां हो भी नहीं रही होती। मुझे अभी भी याद है यहाँ पर अली शाह गिलानी को किस तरह एक हुर्रियत के लीडर और कश्मीर में उनकी बहुत बड़ा साख, हम पूरी बात नहीं बताते कि अली शाह गिलानी एक जमाने में कांग्रेस की प्रॉक्सी के तौर पर यूज होते आए हैं। 60s और 70s में वो कांग्रेस की प्रॉक्सी बनकर वहां पर जमात इस्लामी कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट तोड़ने के लिए प्रॉक्सी के तौर पर यूज करती आई है। हम यहाँ पर मीर वाइस उमर फारूक को बहुत बड़ा लीडर बताते हैं, असलियत पूरी नहीं बताते कि मीर वाइस उमर फारूक के वालिद जो मीर फारूक साहब थे, वो जनता पार्टी का भी हिस्सा रहे थे। वो वहां पर जनता पार्टी के साथ मराठी डिसाई का हिस्सा भी रहे थे। तो हम तो पूरी बात एक्चुअली बताते नहीं। जिस तरह मैंने ये कहा कि 370 के हवाले से जो कंफ्यूजन है, हमने कभी नहीं माना, हमने माने नहीं, हम कहते रहे 370 तो एक फ्रॉड है, ये कोई चीज ही नहीं है। लेकिन जब 370 वहां खत्म किया बकायदा तौर पर, तो हमने कहा 370 को स्टोर कर दिया जाए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। एक्चुअली पाकिस्तान और इंडिया में आप यकीन करें, कभी इस पर हम अलग प्रोग्राम भी कर देख लेंगे, कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं होता किसी भी यूनिट में, किसी भी इलाके में, जो हर तरह की मुदाखलत से, जिसमें किसी तरह की मुदाखलत ना हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरफेरेंस हो रहा होता है, कहीं ना किसी तरीके से या स्टेट डायरेक्ट असर कर रही होती है या इनडायरेक्ट तरीके से असर हो रहा होता है। कोई भी आप इलेक्शन कहेंगे, हम डेटा के साथ प्रूव कर देंगे कि यहाँ पर या डायरेक्ट तरीके से मुदाखलत की गई है या इनडायरेक्ट तरीके से मुदाखलत की, कोई लेकिन भी वो उमर लेकिन उमर, इलाका हो ये भी तो ज्यादती हो जाएगी ना उमर, कि अगर हम आज पाकिस्तान की जमहूरियत को
भारत की जमहूरियत के साथ बराबर लाके खड़ा कर दें। बहरकैफ उनका मुल्क एक जमहूरियत है, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और हमारे यहाँ जिस भौंडे और बेहुदा अंदाज से बराह रास्त रिगिंग होती है, आप इन दोनों को बराबर भी तो ना कीजिए ना। नहीं 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 नहीं, मैं बराबर नहीं कर रहा, शायद मैं बात समझानी। मैं बराबर उस तरह, वो तो मैं भी जानता हूँ, यहाँ जिस तरह इलेक्शन होते हैं, मार्शल आर्ट्स का आपने जिक्र कर दिया, उसके बाद जिस तरह का हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, वो तो एवरीवन नोज। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जहां पर स्टेट करना चाहे ना, पाकिस्तान में तो ये बात देखें, कोई है ही नहीं। पाकिस्तान तो जमहूरियत के इंडेक्स पर, डेमोक्रेटिक जो इंडेक्स है और सारा है, वो जिस सूरत हाल में खड़ा है, वो हर किसी को पता है, पूरी दुनिया में पता है। वो तो मैं मुकाबला कर ही नहीं रहा। मैं सिर्फ ये बात करने की कोशिश करूं, जहां स्टेट चाहेगी ना, जब स्टेट चाहती है, इंडियन स्टेट भी अगर चाहती है कि यार मणिपुर से ये रिजल्ट आना चाहिए, आसाम से ये आना चाहिए, नागालैंड से ये पार्टी आनी चाहिए, इंडियन पंजाब में ये होना चाहिए, कश्मीर में ये होना चाहिए, तो वहां पर वो स्टेट फिर इंटरवीन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कर लेती है। पाकिस्तान के साथ मैं नहीं कह रहा, यहाँ तो इलेक्शंस का अमल ही, यार यहाँ इलेक्शंस को डॉक्टर साहब कौन, किस तरह के इलेक्शन होते हैं आपको पता है। 2024 में, 2018 में पूरी हिस्ट्री भरी हुई है। 90s के एरा में सीधे तो चार मार्शल लगे हैं। यहाँ के साथ मैं मुकाबला नहीं कर रहा। मैं एज अ स्टेट बात कर रहा हूँ, एज अ स्टेट। जो स्टेट होती है ना, वो जब करना चाहे, अपने मकासद हासिल करना चाहे, तो वो कुछ भी कर लेती हम्म। उमर, मैं आपसे आज की नशिस्त के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ना चाहता हूं, और वो है कश्मीर का इस तनाज़े का हल या इसका रेजोल्यूशन। मैं अगर आपको थोड़ी देर के लिए पीछे लेके जाऊं, तो हम जानते हैं कि मुशर्रफ साहब के आगरा वाले समिट के दौरान ये कहा गया था कि पाकिस्तान और भारत बहुत करीब आ गए थे इसको सॉल्व करने के लिए, जिसके ऊपर जसवंत सिंह ने अपनी किताब में भी जिक्र किया है। और गालिबन वो सोल्यूशन यही था कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल को रिकग्नाइज कर लेगा। तो अब बताइए, अब उस बात को भी बहुत अरसा बीत चुका है। अब अगर हम जज्बात को एक तरफ रखें और अगर तारीख को भी जो है उसको एक तरफ रखें, तो रियलिस्टिक सोल्यूशन कश्मीर का क्या है जिस पर पाकिस्तानी आवाम को और हमारी रियासत को भी अग्री हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत आपने अच्छा हवाला दिया। आपकी ही बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कि इस पर जो मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान के वजीर खारजा थे, खुर्शीद कसूरी, उन्होंने भी अपनी किताब में पूरा लिखा है, नाइदर हाफ नाइदर डॉग, ये किताब मेरे पास इधर पड़ी है। उसमें भी उन्होंने बताया है कि 2000 मनमोहन सिंह के दौर में 2007 तक जो है वो कितना आगे पाकिस्तान इंडिया चले गए थे, बिल्कुल रियलिस्टिक सोल्यूशन के हल की तरफ, जो आउट ऑफ बॉक्स था, जो जिसमें रवायती जज्बाती बातें नहीं थी, जो आपने खुद हवाला दिया हमें भी, कि एलओसी के बॉर्डर को बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर दिया जाए, कश्मीरियों को आपस में ताल्लुक का, आपस में ट्रेड का मौका फराम किया जाना था। पाकिस्तान और इंडिया का वहां पर कंट्रोल अपनी अपनी जगह होना था, लेकिन इस तरीके की शिद्दत का नहीं होना था। इंटरनल तौर पर जो है वो कश्मीरियों को रास्ते का मौका मिल जाना था। बहुत जबरदस्त हल की तरफ हम जा रहे थे, बहुत जबरदस्त हल की तरफ जा रहे थे। इसमें पाकिस्तान की तरफ से ये हुआ, खुर्शीद कसूरी का जिस तरह ये है, जो खुद इन मामला को देख रहे थे फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर, उनका ये कहना है जी, पाकिस्तान में चूंकि ना लॉयर्स मूवमेंट शुरू हो गई थी मुशर्रफ के खिलाफ मार्च 2007 में, तो ये चीजें पीछे चली गई। इंडिया का इस पर मौकफ जरा दूसरा है। इंडिया कहता रहा कि हम वेट भी करते रहे, 2008-9 कोशिश भी करते रहे, लेकिन फिर आप याद करें 2008 में जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई थी, जो उस वक्त की स्टेब्लिशमेंट की मदद से आई थी, यानी आज ये बात हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जनरल अशफाक परवेज कियानी, और जिस तरीके से ये एनआरओ हुआ, पीयूष पार्टी गवर्नमेंट 2008 में आई, पीयूष पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो उस वक्त की स्टेब्लिशमेंट ने कहने पर इस बात से पीछे हट गई, और फिर वो दोबारा शुरू हो गई जी कि यूएन की करारदादें, और जो ऐसा सोल्यूशन है, यकीन करें, जो आज टेंजेबल है ही नहीं। तो आपने बड़ा अच्छा मुझे वो माजी का नोस्टैल्जिया याद करा दिया कि हम किस तरह भाड़े थे कश्मीर के इशू को सॉल्व कराने के लिए। बहुत कुछ तय हो चुका था डॉक्टर साहब, बहुत कुछ तय हो चुका था। बसेस चलना शुरू हो गई थी, मुजफ्फराबाद से श्रीनगर तक बसेस जो है वो बस चलना शुरू हो गई थी, ट्रेड शुरू हो गई थी, बहुत बेहतरीन हल की तरफ जा रहे थे। लेकिन जिसे कहते हैं कि कई हिस्टोरिकल डायलामा होते हैं, कई तारीखी ऐसे बस वो बहरान हो जाते हैं कि जो पूरे नहीं होते। आप इस मामले पर फिर बहुत ज्यादा जज्बातियत आई है। पहले तो जिस तरीके से वो मोदी 370 भी खत्म करना, और हमारे यहाँ भी, लेकिन इसका जो आपने बहुत सही बात की, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ही होगा, जिसकी हमारे सामने हालिया नजीर 2007 की आई है। क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर साहब, ये मामला खुद कश्मीरियों का है, सबसे पहले ये कश्मीरियों का मामला है। सबसे ज्यादा राइट, सबसे ज्यादा हक इसको खुद कश्मीरियों की अपनी जो ख्वाहिशात हैं, अपनी जो उनकी मंशा है, अपनी जो उनकी पॉलिटिकल डिजायर्स हैं,
सबसे पहले वो चीज की इंपॉर्टेंस होनी है। उसके बाद आएगा कि पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है या नई दिल्ली क्या चाह हम्म। I'll have to end it at that. उमर जावेद साहब, आपकी आज वर्चुअल तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। रियलिटी बाइट्स में आपसे फिर मुलाकात होगी।